आज 3 दिसंबर 2024 हम शुरू करेंगे द हिंदू। आज हम टोटल 6 न्यूज़ पे बात करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ आती है क्लाइमेट चेंज पे, जहाँ पे सी का क्या रोल रहता है। हमें फाइट करना है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। देखेंगे क्या है आर्टिकल। हमारा जो ओशन है एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है, लेकिन इसका जो रोल है, इसका जो काम है, अभी भी अंडर अप्रिशिएट किया गया है। मॉडरेटिंग प्लैनेट के क्लाइमेट की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं, हमारे ओशन की तरफ। हमारा मोस्टली ध्यान हमारे लैंड बेस्ड रिसोर्स पे होता है। जो ओशन है वो ऑब्जर्व करता है 25% एंथ्रोपोजेनिक CO2 एमिशन और मोर देन 90% एक्सेस हीट जनरेटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तभी भी इतना होके भी ये जो कैपेसिटी है हमारे ओशन की, हम कुछ उस पर कॉस्ट देते हैं, उस पर कुछ नुकसान कर रहे हैं। जैसे ओशन एसिडिफिकेशन, जो बायो जीकेएमएल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जा रही है। पोल्यूशन और मरीन इकोसिस्टम को हार्म हो रहा है। दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, एक है ओशन एसिडिफिकेशन और एक है ओशन वार्मिंग। अगर आपका ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है तो ये थ्रेटन रहेगा जो कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म है, जो कैल्शियम यूज़ करते हैं पानी का, वाटर का, ओशन का, वो काफ़ी खतरे में आएगा, जैसे कोरल और शेलफिश। अगर ओशन वार्म हो रहा है तो जो ओशन सर्कुलेशन है वो अल्टर कर जाएगा और जो मेरीन हैबिटेट्स है वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलेगा। ओशन नेचुरल कार्बन को ऑब्जर्व करता है और हीट को भी ऑब्जर्व कर लेता है। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो प्रोसेस है काफ़ी स्लो है और इसके कुछ इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस भी है। अभी हम दो बातों पे ध्यान रख रहे हैं। एक तो हमें करना है डीकार्बनाइजेशन और साथ में साथ हमें बनना है क्लाइमेट रेजिलियंस। तो हमें टर्न टू मरीन जो CO2 रिमूवल है MCDR, ये सीधा प्री फैक्ट क्वेश्चन बनता है। और हो सके अगर आपको ओशन पे कुछ लिखना हो तो ये कीवर्ड हम वहाँ पे लिख देंगे। टू कॉम्प्लीमेंट इमिशन रिडक्शन एंड एड्रेस करेंगे जो CO2 बर्डन बढ़ रहा है ओशन में, उसको कम करेंगे। जो हमारी वाटर बेस सिस्टम है वो काफ़ी इफिशिएंट है कार्बन कैप्चर करने को, जैसे ओशन, सीज, रिवर, लेक्स। और जो साथ ही डीप वाटर बॉडीज़ है उनकी भी एबिलिटी ज़्यादा है टू रिमूव एक्सेस कार्बन रैपिडली फ्रॉम एटमोस्फेयर। अगर हम एटमोस्फेयर से ज़्यादा कार्बन नीचे खींच लेंगे डीप वाटर में तो ऊपर का कार्बन बहुत सारा कम हो जाएगा और ही कार्बन को वो ट्रांसफ़र करते हैं डेप्थ में, जहाँ पे वो मिक्स हो जाता है और बाइंड हो जाता है मिनरल के साथ। जो कार्बन कैप्चर करते हैं हम मरीन में, उसकी दो कैटेगरी आती है। एक आती है नेचुरल मतलब बायोटिक, दूसरी आती है अबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, हम एडवांटेज लेंगे जो लिविंग सिस्टम में, जैसे मैंग्रोव और माइक्रो एल्गी का, टू कैलिब्रेट बायोमास ब्यूरियल एट सी। दूसरा आता है अबायोटिक, जो हम मैनमेड करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ओशन का थ्रू ओशन अल्कलिनिटी इन्हांसमेंट OAE। फिर एक बार फोकस करेंगे बायोटिक पे, अबायोटिक टेक्नोलॉजी पे। बायोटिक टेक्नोलॉजी काफ़ी पोटेंशियल है इकोसिस्टम का टू सिक्वेस कार्बन, सपोर्ट करेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, साथ ही कोस्टल प्रोटेक्शन को। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत है, उनकी जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी है वो मॉडेस्ट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मोस्टली टिपिकली कैप एट लीस्ट कम से कम वो 1 बिलियन टन CO2 यूरियर ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन काफ़ी कम है। और उनकी जो स्टोरेज ड्यूरेशन है वो भी मात्र 100 ईयर के आसपास है। इधर देखते अबायोटिक टेक्नोलॉजी की तरफ, ये हमें बड़ा ऑफर मिलता है, ग्रेटर स्केलेबिलिटी है और परमानेंस से। एग्जांपल देखें, बायोमास ब्यूरियल एट सी अगर हमने ठीक से किया तो ये कम से कम 7 to 22 बिलियन टन CO2 का सिक्वेस्टर कर लेंगे पर ईयर। हमें रिड्यूस करना है एसिडिक नेचर ऑफ सी का थ्रू OAE, ओशन अल्कलिनिटी इन्हांसमेंट के माध्यम से, जहाँ पे अल्कलाइन मटेरियल को हम ऐड करेंगे सी वाटर में। उससे होगा क्या, न्यूट्रलाइज हो जाएगा इट्स CO2 कंटेंट
और ये इसका पोटेंशियल है 1 to 15 बिलियन टन ऑफ CO2 पर ईयर। हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम रखना है 1.5 डिग्री सेल्सियस से। तो इसका मतलब है हमारा जो इमिशन है उसको हमें कैप लगानी चाहिए एट 570 बिलियन टन ऑफ CO2 और 2050 तक हमें नेट जीरो पे जाना है। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से चलेंगे टुडेज रेंटलेस पेस, तो जो हमारा कार्बन बजट है वो 2031 तक वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कुछ टेक्नोलॉजी ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन की बायोटिक में आता है। ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन मतलब ओशन में हम आयरन का फर्टिलाइज करेंगे। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है। और ये पूरा टॉपिक हम लिंक करेंगे GS3 में, इन्वायरमेंटल इश्यूज और देयर रेमेडीज, क्या करना चाहिए। ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन इसका पॉजिटिव पॉइंट देखिए, ये क्लेम करता है टू स्टिमुलेट फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम्स टू कैप्चर CO2। अगर हम ओशन में आयरन को फर्टिलाइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन की ब्लूम हो जाएंगी और वो कैप्चर करेंगी CO2 को। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, कैन डिस्टर्ब अदर इकोसिस्टम। साथ ही साथ जो डीपर वाटर है वहाँ पे भी लो ऑक्सीजन कंटेंट मिलेगा। सेकंड आता है माइक्रो अल्गी कल्टीवेशन। हम वहाँ पे माइक्रो अल्गी का कल्टीवेशन करेंगे ओशन में। पॉजिटिव पॉइंट सेम है जैसे ओशन आयरन फर्टिलाइजेशन में। नेगेटिव पॉइंट भी सेम है, कैरी सिमिलर रिस्क वेन डिकेन बायोमास, अल्टर करेगा लोकल केमिस्ट्री को। ओशन अल्कलिनिटी इन्हांसमेंट, इसका नेगेटिव पॉइंट है कि कंसर्न अबाउट इट्स कंसिक्वेंसेस फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, और ये काफ़ी लंबी एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है। चलते आगे, न्यूज़ छोटी है, हमारे PT फैक्ट क्वेश्चन बनता है सुपरसोनिक शॉक डायमंड। हम देखते हैं कि जब रॉकेट और कोई जेट है वो टेक ऑफ कर लेता है, उसमें से एक अल्टरनेटिव पैटर्न बन जाता है लाइट और डार्क का पैचेस का, पीछे हम देखते हैं और साथ ही इमेज में भी दिखाया गया। और जो ब्राइट पैचेस है उसी को कहते हैं शॉक डायमंड या फिर मैग डायमंड। ये बनता कब है, जब इसका जो इंजन है रिलीज करता है एग्जॉस्ट इनटू एटमॉस्फेयर में, कैसे सुपरसोनिक स्पीड पे। जैसे इंजन चालू हो जाता है एग्जॉस्ट करता है एक लोअर प्रेशर, बाहर का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का उससे कब सेम एल्टीट्यूड पे। तो जब दोनों एक हो जाते हैं और मल्टीपल टाइम ये प्रक्रिया चलती रहती है तो ये बनता है शॉक डायमंड। ये न्यूज़, ये जो एडवर्टाइजमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कीवर्ड आता है RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़, सीधा प्री फैक्ट क्वेश्चन बन जाता है। या GS2 में एक टॉपिक है वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज़, क्वेश्चन बन सकता है RBI रेगुलेटरी एंटिटीज़ क्या होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगला कीवर्ड बनता है RBI ओम्बुड्समैन। अगर आपकी कोई शिकायत है तो आपको कहाँ शिकायत दर्ज करनी चाहिए, आप इसको पढ़िए, हो सके PT में क्वेश्चन बन जाए या इनडायरेक्टली आपको मेंस में लिखने में काम आए। कौन सी बॉडी होती है RBI रेगुलेटेड एंटिटीज़? बैंक्स आते हैं, NBFC आती है, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट आते हैं, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है और साथ में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। आज के मोस्टली आर्टिकल डिसेबिलिटीज़ पे, और आज डे भी है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। इतने सारे आर्टिकल पढ़ेंगे और क्वेश्चन हमें लिखना है मात्र 150 वर्ड में या 250 वर्ड में, तो इतना पॉसिबल नहीं इतना बड़े आर्टिकल पढ़ना और उसमें से शॉर्ट नोट बनाना। पर एक बात आप याद रखिए, ये जो एक्ट आया था राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, 2016 में एक्ट आया था। UPSC ने सीधा 17 में उसमें क्वेश्चन पूछ लिया 10 नंबर का। 2022 में उसी एक्ट का हो गए 5 साल, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। अब 2025 में उसी एक्ट को हो जाएंगे 10 साल। हो सके अगले साल प्री में या मेंस में इस पे 100% क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन 5 पे ध्यान दीजिए, डज राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 क्या इंश्योर करता है इफेक्टिव मैकेनिज्म
फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज इन सोसाइटी। डिस्कस कीजिए। आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा मात्र 3 लाइन में, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 10 नंबर का है। इस एक्ट के जो साइलेंट फीचर है वो आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। हाँ, ये जो एक्ट है इंश्योर करता है इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। तो कैसे, जिसके जो प्रावधान है इकोनॉमिक, एजुकेशन, पॉलिटिकल जो बेनिफिट रहेंगे वो एक साइड पे लिखेंगे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम भी सकते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेटिक डिले, अवेयरनेस, फंडिंग, ये, और इसका वे फॉरवर्ड आपको लिख देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन सेम डिमांड कर रहा है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। तो ये जो एक्ट का साइलेंट फीचर लिखना है इंट्रोडक्शन में, और ये सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट कैसे रह गया, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की जो फंक्शन रही उनको भी सेंसिटाइज करना है और सिटीजन को भी। 3 पॉइंट हम गवर्नमेंट फंक्शनरी के लिखेंगे, 3 पॉइंट सिटीजन के लिखेंगे, और इसका फिर लिखेंगे कि क्या सोल्यूशन करना चाहिए। चलते आगे। एक ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट आई है, हमारी जो प्रकृति सिस्टम है उस पर देखेंगे क्या है रिपोर्ट। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाती है, तो हर बार जाके उनका जो प्रोजेक्ट का है कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो हमें देखना होता है। तो उसी को संज्ञान में लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रगति नाम का पोर्टल बनाया। उस पोर्टल के माध्यम से जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत में चल रहे हैं उनका हर महीने के यूरी मंथ में 3rd वेडनेसडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है इस प्रोजेक्ट की। वहाँ पे डिफरेंट यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज आते हैं डिपार्टमेंट के, और विविध राज्यों के स्टेट सेक्रेटरीज होते हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी प्रगति पे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। इस न्यूज़ को हम लिंक करेंगे GS2 में वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज, या फिर GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक में। स्टडी आई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। टाइटल का नाम याद रखिए, आपको बाकी पूरी कहानी वो आंसर में लिखनी नहीं है। अगर आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का यही रिपोर्ट का नाम अगर दर्ज कर दिया, स्टडी का नाम लिख दिया, तो बढ़िया हो जाएगा। फ्रॉम ग्रिडलॉक टू ग्रोथ, हाउ लीडरशिप इनेबल इंडियाज प्रगति इकोसिस्टम टू पावर प्रोग्रेस। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम है, कम से कम 340 प्रोजेक्ट हमने बनाए, जिसमें $205 बिलियन का काम चल रहा है। उस वजह से भारत में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी तेज़ी से चल रहा है। प्लेटफॉर्म हमें सिंबलाइज करता है इंडिया की जो कमिटमेंट है टू ओवरकमिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, इनर्शिया, और फोस्टरिंग अ टीम इंडिया माइंडसेट, साथ ही कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इफिशिएंसी। प्रगति ने क्या किया है, ब्राउड किया टुगेदर डाइवर्स स्टेक होल्डर को, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो, स्टेट गवर्नमेंट की भी हो, इनटू सिंगल प्लेटफॉर्म, और एड्रेस किए कुछ हमारे देश के कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। शुरुआत होती है लैंड एक्विजिशन से, तो खत्म होता है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन तक। इन्वेस्टमेंट में हम कितना खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, उस पर लेके RBI की एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट कहती है कि अगर हम एक एवरी रुपी स्पेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 1 रुपया, हमें गेन मिलता है 2.5 to 3.5 रुपीज़ इन GDP में। अच्छी बात है। साथ ही हम हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको काफ़ी फास्ट ट्रैक करते हैं, जैसे जो सर्विस मिलती है, रोड, रेलवे, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस जो पोर्टल है, जो प्रोजेक्ट है, इसने काफ़ी इनकॉर्पोरेट किया है सस्टेनेबिलिटी को इनटू कोर ऑपरेशन में। ये फैसिलिटेट करता है फास्टर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड प्रोमोटेड यूज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। हमारी आखिरी न्यूज़, गवर्नमेंट ने स्क्रैप किया है वाइनफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट एंड फ्यूल पे से। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखेंगे न्यूज़ क्या कहती है।
3 साल पहले गवर्नमेंट ने वाइनफॉल टैक्स लाया था। हमें पता है अगर आपको कुछ बिजनेस करना होगा या कुछ आपकी इंडस्ट्री है, कंपनी है, तो आपको इतना इतना % टैक्स देना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो इंडस्ट्री है या जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी बेचा जाता है, काफ़ी मार्केटिंग होती है, काफ़ी मुनाफा आ जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है भैया ठीक है, आपने ज़्यादा मुनाफा कमा लिया, थोड़ा हमें दे दो। तो हमने लाया वाइन फॉल टैक्स। वो लगता है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल पे और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं फ्यूल पे, उस पे अभी उसको हटाया गया है। और इसको शुरू किया था हमने जुलाई 1, 2022 को। थैंक यू।